सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। कुरम और पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें 16 जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें शिरकत नहीं की। बॉयकॉट किया गया उनकी जानिब से। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कुरम की सूरत हाल सबके सामने है। बदकिस्मती से KP हुकूमत ने हालात पर कोई बात नहीं की। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एलामी में सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस ऑडिट करने का मुतालबा किया गया। अब जो सारी सिचुएशन हमारे सामने आई है, क्या वहाँ पर जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसका यही हल है कि जो KP गवर्नमेंट है उसका ऑडिट किया जाए, उनकी परफॉर्मेंस का? और ये चीज़ इंश्योर करना किसकी जिम्मेदारी है कि जो ऑडिट होगा वो फ्री एंड फेयर होगा? शफाफियत कौन यकीनी बनाएगा? डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं तारुफ करवा देती हूँ। ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, एहतशामुल हक साहब, असद निज़ामी, अली आफ्ताब हमारे साथ हैं। शाह साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रहे हैं। आप समझते हैं कि ये जो APC है, चले तमाम पार्टीज बैठी सर जोड़कर इस मामले को लेकर, इसमें जो अब हल बताया जा रहा है वो आप कह सकते हैं कि यही हल है? इसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं कि आप KP गवर्नमेंट की जो है परफॉर्मेंस उसका ऑडिट करें? बहुत बहुत शुक्रिया आमना। पहले तो APC की बात करते। मेरे ख्याल में एक चीज़ तो खुशाइंद है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब कामयाब हुए हैं। जितनी अपोजिशन जमातें हैं और जो उनकी हिमायती जमातें भी हैं मरकज़ के अंदर सिवाय JUIF के, उनको इकट्ठा करने में और उनकी लीडरशिप को इकट्ठा एक तमाम सूबे के मामलात के ऊपर डिस्कशन, जिसमें सूबे के महासिल की बात है, नेट हाइडर प्रॉफिट की बात हुई, सूबे के मिनरल्स की बात हुई, विफाक की जानिब से 3% जो फाटा का हिस्सा था ज़माम के बाद उसकी बात हुई। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक डिस्कशन किया तक है तो बड़ा अच्छी APC थी, बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई और अच्छी रिकमेंडेशंस भी आई। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई इस APC में जो शामिल जमातें थी उनका मैंडेट है और वो ये चीज़ें आगे किसी ऐसे फोरम के ऊपर उठा सकती हैं? ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। दूसरा, जो 14 नुकात इसके अंदर इसका जिक्र किया गया है, जिसमें लाइन ऑर्डर सबसे टॉप पे है, तो आप अगर पहली शिक की आखिरी 2 लाइनें पढ़ें तो आप हैरान होंगे कि इसमें बावजूद डिस्कशन के कि सूबाई हुकूमत नाकाम रही, इसमें दोनों हुकूमतों को, मरकज़ी हुकूमत और सूबाई दोनों हुकूमतों की नाकामी का जिक्र किया तमाम पार्टियों ने। तो इसका मतलब यह है कि तमाम पार्टियाँ इस बात पर मुत्तफ़िक है कि जो कुरम के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है, खैबर पख्तूनख्वा के जो ख़ासतौर पर बॉर्डरिंग के इलाके हैं उनके अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं वो मरकज़ी और सूबाई हुकूमत दोनों ज़िम्मेदार हैं। अब मैं सूबाई हुकूमत पे बात करता हूँ। बिल्कुल देखिए, सूबाई हुकूमत की तमाम तर गलतियाँ अपनी जगह पे। लॉ एंड ऑर्डर 18th अमेंडमेंट के बाद सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उसको मेंटेन करे, एक्टिव पुलिसिंग उसकी जिम्मेदारी है, और जो कबायली इलाके जम हुए हैं उनकी डेवलपमेंट भी उनकी जिम्मेदारी है। अब इस तमाम डिस्कशन के अंदर जो 2-3-4 चीज़ें अहम नज़र आती हैं वो ये है कि तमाम सूबे के लोग एक बात पे मुत्तफिक हैं, वो ये है कि मरकज़ जो है नेट हाइडल प्रॉफिट में खैबर पख्तूनख्वा का जो शेयर है वो दे। बिल्कुल अच्छी बात है। वो जो फाटा इंतजाम के बाद 3% एडिशनल पिछले 5 सालों से नहीं मिल रहा, वो उनको जो है वो दे। इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं है। ये तहरीक इंसाफ को भी एतराज़ नहीं और तमाम जमातों को भी एतराज़ नहीं। हाँ, तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है या जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने इस APC में शिरकत नहीं की। उनका अपना एक मौक़िफ़ है जो बैरिस्टर सैफ ने दिया, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन एक अच्छा मौका जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की लीडरशिप के पास है, वो अपने ऑफिस को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना। देखिए, अमीर मकाम साहब जो सूबाई सदर भी हैं और वफाकी वजीर भी हैं, वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे कि इन तमाम मसाइल में नेट हाइडर प्रॉफिट का इशू है, सूबे के महासिल का इशू है, क्या मरकज़ में वो जाके डिस्कस कर सकते हैं? वो डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर है वो सदर के नुमाइंदे, वो इस पे बात कर सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे? मैं ये समझता हूँ, आखिरी बात जो करना चाहूँगा वो ये है कि APC ने बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन दी है, लेकिन इनके पास मुझे ये लगता है कि कोई डायरेक्ट फोरम नहीं है जिसके पास ही जाके उठाएंगे और वो सूबे के लिए तमाम चीज़ें लेके आ सकते हैं। हाँ, सिम्बॉलिकली सूबे के मामलात पे डिस्कशन हुई और अब तो लोग यहाँ भी ये भी कह रहे थे कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जब जमातें अपोजिशन में होती हैं तो सूबे बल्कि पूरे पाकिस्तान के मसाइल को उठाती हैं, लेकिन जब ये इक़्तिदार में आती हैं तो यही जमातें उनके बारे में कुछ नहीं करती। और उसमें आखिरी वजह देखिए, PMLN की गवर्नमेंट रही, वो कुछ नहीं हासिल कर सकी। पीपल्स पार्टी ANP की गवरमेंट रही, उन्होंने 10 अरब रुपए जरूर हासिल की।
जहाँ पर ऑडिट का सवाल हो रहा है वहाँ पर हम ये जानते हैं कि विफाक और जो केपी गवर्नमेंट है उनकी एक जो टसल है उसके बारे में सभी वाकिफ़ हैं। फिर ये गवर्नर राज की बातें भी हमने पिछले दिनों चली थी, ये उसी जाने में एक कदम है, उसकी राह कहीं ना कहीं हमवार हो रही है। देखिए आमना, मुझे नहीं लगता कि गवर्नर रूल जो है वो लगने की कोई बात हो सकती है। किसी वक्त इस तरह की बातें आती हैं, शायद ये सियासी तौर पे एक अपने मकासद हासिल करने के लिए कहा जाता है, इतना आसान नहीं है। जैसा कि सब जानते हैं कि जो तरीका कार है वो है कि पहले सूबे की असम्बली जो है ना वो इसको अप्रूव करे। अगर फ़र्ज़ करें वो इसको अप्रूव नहीं करती तो पार्लियामेंट के दोनों सेशन बैठें, अपना कौमी असम्बली और सेनेट मिल के करारदाद मंजूर करें, तो उसके बाद इस तरह की नौबत आती है जो कि इवेंचुअली काउंटर प्रोडक्टिव ही होती है। देखिए आमना, आपने इंट्रो में भी जिक्र किया, सवाल में भी जिक्र किया ऑडिट का। देखें, इस बात को छोड़ देते हैं कि ऑडिट करना कितना ठीक होगा, कितनी शफाफियत होगी। चलें, हो सकता है कि जो लोग करने वाले हों, फ़र्ज़ करें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं, वो डंडी मारें। लेकिन आमना सवाल तो यह कि तीसरी मरतबा KP में हुकूमत हो रही है, 13 साल से हुकूमत जो है ना PTI के वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। जो इंतज़ामी मामला जितने बुरे तरीके से ख़राब हुए और जो सिक्योरिटी और इकनॉमिक चैलेंजेस सीरियस होते चले जा रहे हर आने वाले दिन, जहाँ पे हम देखते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के सिक्योरिटी अदारों की ज़िम्मेदारी भी है और हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है, वहाँ पे इनको भी चाहिए कि ये भी अपने तौर पे देखें कि भाई क्या सिर्फ सियासत ही करनी। अब देखने सेक्टेरियन वायलेंस जिस तरह अभी जायशा भी जिक्र कर रहे थे, जो पारा चनार में कुर्रम में हो रहा है, अभी देखो होना तो चाहिए था ना आमना के चीफ मिनिस्टर साहब एक दफ़ा तो वहाँ चले जाते, वहाँ जाके लोगों से मिलते और कम अज़ कम उनको ठंडा करते। या ये कि मुस्तकिल बुनियादों पे ये जो हम देख रहे हैं कि जिस इंतहा पसंदी मजहबी तौर पे एक्सेप्टेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। भाई ठीक है, आप चीफ मिनिस्टर भी हैं, आप चीफ मिनिस्टर तो हैं, तो फिर आप इंतज़ामी मामलात को भी बेहतर तरीके से देखें। तो ऑडिट को छोड़ें, कौन करेगा नहीं करेगा सही करेगा, लेकिन जिम्मेदारी एट द एंड ऑफ द डे जिस हुकूमत की है। लोग सवाल तो कर रहे हैं ना, और बाज़ औक़ात तो बड़े जेन्युइन सवाल होते हैं कि जी तीसरी दफ़ा हुकूमत में आए हैं, लेकिन हाल देख लें और BRT उनका मंसूबा, उसका बेड़ा गर्क हुआ। फिर कर्ज़े देख लें जिस तरीके से लिए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी की ज़मीनें और कॉलेजों की यूनिवर्सिटी अपना ज़मीनें बेच के आप मामला चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे इस APC ने डेफिनेटली बड़े अच्छे सवाल किए। मसलन ये एक सवाल पूछा गया कि माइंस और मिनरल के जो लीजेस जो दी गई हैं वो हमें बताई जाएँ किनको दी गई हैं। ज़ाहिर है मनपसंद लोगों को हुकूमत ने दी होंगी, उसका जवाब आना चाहिए। फिर ये कि अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड में या अफ़गान ट्रेड में जो मुश्किलात हैं उनको दूर होना चाहिए। KP के लोग मरकज़ में कहीं और भी जगह जाएँ, उनके लिए आसानी होनी चाहिए, उनको तंग नहीं करना चाहिए। सारी बातें ठीक है, लेकिन सामना सवाल ये है कि अब होना तो ये चाहिए ना कि अब चलें। अच्छा, दूसरी बात ये कहते हैं कि जी इनका मैंडेट नहीं था, चलो मान लिया मैंडेट नहीं, भाई वो कहते हैं ये सूबाई हुकूमत का मैंडेट है, तो भाई आप APC बुला लें, आप बुला के लोगों से बैठें, बात करें, तो बड़ी अच्छी शुरुआत होगी कि एक दूसरे के साथ जो मिलना मिलाना नहीं है, बातचीत करना नहीं है, बुला लें, उनसे तय करें चीज़, तो हो सकता है चीज़ें ठीक है। असद की जानिब आते हैं। असद, डायर सिचुएशन है अनडाउटेडली KP में, अब वे फॉरवर्ड क्या है? क्या इस तरीके से आगे बढ़ेंगे जिसमें हम देख रहे हैं फिर एक जानिब लड़ाई का, पहले ही एक लड़ाई बढ़ती चली जा रही है, मजीद बढ़ेगी, आप समझते हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जी जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है, एक वेलकमिंग इफेक्ट है उसका इस सारी सिचुएशन पे, जिसके ऊपर कंट्रोल और काबू पाने की ज़रूरत है। जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है, KP जो है कोई ऐसे नहीं है कि ये कोई सिचुएशन अभी की क्रिएट हुई, ये इसकी हिस्टोरिकल भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। मैं ज़रा ज़्यादा APC के ऊपर तो आई थिंक शाम साहब ने और शाहिद साहब ने बड़ी अच्छी तरह से बता दिए क्या क्या चीज़ें मुतालबात थे उनके। PTI का ये फ़ैसला लेना कि वो इसमें शरीक नहीं होंगे, मेरे ख्याल में एक बड़ा क्लियर मैसेज जो है जाना चाहिए, ना सिर्फ दीगर पार्टी जिन्होंने ज़ाहिर तनकीद की, बल्कि जो PTI के फॉलोअर्स हैं और जो KP के अवाम हैं कि ये देखें, एक जो प्रोटेस्ट के अंदर भी एक चीज़ हुई थी ना कि जब ख़त्म हुआ प्रोटेस्ट और बुशरा बीबी और जो अली मीन गड्ढा पूरे वहाँ से चले गए और उनके अपने प्रोटेस्टर्स को हाई एंड ड्राई छोड़ दिया, तो ये उसी चीज़ की अक्कासी करती है मेरे नज़दीक कि आपने देखें गवर्न करना है, आपने APCs में शरीक होना है। मेरे ख्याल में अभी इसी साल की जुलाई में भी एक APC हुई थी जिसके अंदर बानी PTI ने PTI की शमूलियत का ऐलान किया था और शामिल हुई भी थी उसके अंदर फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द नेशन। तो अब जुलाई से लेके अब तक दिसंबर के अंदर क्या क्या हो गए तो हम सबको पता है। आई थिंक चाइनीज वक्त आया था उस वक्त। जी, लेकिन मेरा जो इसके अंदर कंसर्न ये है कि अब बहुत सोचने की जरूरत है कि अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनके फॉलोअर हैं, ना सिर्फ फॉलोअर है बल्कि आप वो वाहिद सूबा है
जहां से जब कॉल आती है आपकी पार्टी लीडरशिप की तो आप पहुंच जाते हैं इस्लामाबाद प्रोटेस्टिंग करने के लिए। अच्छा, जब बात आई है कि केपी के अपने मामलात जो हैं, जो सूबे के मामलात हैं, जो कुरम में हो रहा है, जो बाकी इश्यूज हैं, उनको डील करने, उन पर बात करने की, मुशावरत करने की, वहां पे वो कहते हैं जी कि हम नहीं जाएंगे। तो ये तो एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी का भी निशानी है जी, और उसके साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी वेस्टेड भी है कि आप जाके देखिए जी, जब हुकूमत कर रहे होते हैं तो आपको सबके साथ थोड़ा बहुत मिलजुल के साथ चलना होता है, और वो चीजें जो हो चुकी हैं उनको अपना रास्ता इख्तियार करने, जो चीजें हो रही हैं उन पे आपने अपना एक विजन तो देना है ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो देना है। अब ये भी मुझे पता चला कि जी कल वो अपनी कॉन्फ्रेंस भी शायद कॉल कर रहे हैं कि जी हम अपना लाए अमल पेश करेंगे। तो ये देखें ना, ये ड्युअलिटी जो है ये चलती है, इससे मामला खराब होते कभी ठीक नहीं होते। सही। चलें अली, सारी सिचुएशन पे आपका टेक। जी, मैं बिल्कुल यही समझता हूँ। असद ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना कि अपॉर्चुनिटी जाया कर दी है। देखिए, अगर ये चले जाते ना एपीसी में, तो अब देखें जिस तरह से शिराजी साहब ने कितने सारे पॉइंट्स गिनवाए हैं जो दीगर पार्टियों ने भी हुकूमत के हक में कहे हैं। मसलन एनएफसी अवार्ड, मसलन जो उसमें जम हो रही है कबायली इलाके, उनका हिस्सा। सो बहुत सारी चीजें हैं जो इनके हक में ही कही गई, लेकिन ये वहां पे मौजूद ही नहीं थे। इसी तरह जब बात होती है, कुरम की भी बात हो रही थी, ये जब डिबेट होती है, आप अपना पॉइंट पेश करते हो, वो न्यूज आइटम बनता है, लोगों तक उसकी बात पहुंचती है कि अच्छा उनको एक बेहतर ज़हन बनाने में हेल्प मिलती है। कुरम ये उधर बैठे होते हैं, ये बताते कि जी ये 15 साल का मसला नहीं है, ये 87 ईयर्स का मसला है। तो आप बताएं कि इसमें कौन कौन कितना शरीक है और किसने क्या नहीं किया। अगेन ये बैठे होते तो कुछ करते ना, ये वहां पे बैठे ही नहीं हुए थे। सो ये मतलब सियासतदान का जो काम है, हम जो उनको इलेक्ट करते हैं, हम उनको इलेक्ट करके ऊपर भेजते हैं, उनका काम ही बात करना है। मतलब इसके अलावा उनका मतलब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उनके और कोई काम नहीं है, उनका काम बात करना है, और वो कहते हैं हमने बात नहीं करनी। है बहुत ही अजीब बात है। ठीक ठीक। आपका इस हवाले से टेक आ चुका है। एग्जैक्टली जी 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 शाह साहब ऐड करना चाहूँगा। वो देखिए, इसमें जो बड़ी चीज़ है वो टेक्निकल कमेटी का कयाम है। ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर ये तमाम पार्टियां मिलती हैं तो ये अपना इन्फ्लुएंस कर सकती हैं फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। बेशक फ़ायदा सूबे को होगा, लेकिन ये अपना एक रेट कायम कर सकती है। दूसरा, जो एहतशाम साहब ने गवर्नर राज की बात की, मेरी गवर्नर से पर्सनल बात हुई, उन्होंने कहा जी गवर्नर राज के हवाले से जितनी बातें हैं वो सिर्फ स्टेटमेंट हैं। अभी तक ना तो उनसे किसी किस्म का रब्ता हुआ, ना उनके पास कोई ऑफिशियली कम्युनिकेट किया गया, ना उनके पार्टी लीडरशिप को, चेयरमैन बिलावल भुट्टो या प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी को कोई इस किस्म की बात हुई। तो मेरे ख्याल में गवर्नर राज वाली बात, जैसे एहतशाम साहब ने कहा, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करती रही। गवर्नर ने इसको आउटराइटली डिनाई किया है कि कोई ऐसी की गई है कि गवर्नर राज नाफिज किया जाए या ना किया जाए। बिल्कुल, बिलावल साहब की भी इस हवाले से स्टेटमेंट आई थी और वो भी यही कह रहे थे, बल्कि उन्होंने तो एक कंसर्न अपना शो करवाया था कि जी अगर ऐसे मामला चल भी रहे हैं, इस हवाले से अगर पीएमएलएन सोच रही है तो हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया अभी तक। तो इस पर उन्होंने अपनी नाराज भी किया था। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम स्टोरी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हम देख रहे हैं कि जो भारतीय हठधर्मी है वो बरकरार है, जिसकी वजह से अब डेडलॉक आ चुका है। और आज आईसीसी का जो शेड्यूल इजलास था ब्रॉडकास्टर्स और जो हम देख रहे हैं कि स्पॉन्सर्स के साथ, वो भी इस हवाले से मुलतवी हो गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा बरस 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल है, लेकिन इवेंट के आगाज से 3 माह कबल भारत ने रवायती हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए एक बार फिर पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है, जबकि दीगर तमाम टीमें पाकिस्तान आने पर राजी हैं। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी तनाज़े के हल के लिए एक फार्मूला, पार्टनरशिप फार्मूला ये सजेस्ट किया है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान की सरजमीन पे नहीं खेलेगा और हम भी भारत की सरजमीन पर नहीं खेलेंगे। अब आईसीसी इस वक्त हम देख रहे हैं मुश्किल में है, और वो मुश्किल ये है कि आईसीसी ने ये मामला जो है वो इंडिया के सामने रख दिया हुआ है। अब इस पे इंडिया का जो रिस्पॉन्स वो आना अभी बाकी है, क्या सजेशंस के साथ इंडिया आता है ये देखना बाकी है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस वक्त जो आईसीसी के चेयरमैन हैं वो ख़ुद भी जय शाह साहब हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स भी रहे हैं इंडिया में। तो उनके, अब जाहिर सी बात है आईसीसी में भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि बीसीसीआई का एक होल्ड तो था, लेकिन अब जब जय शाह साहब डायरेक्टली आ गए हैं तो अब क्या फैसला होगा, क्या पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी, ये भी एक सवाल खड़ा हो गया अपनी जगह पर। अली, आपसे आगाज़ करेंगे। देखिए, अब जाहिर है मुझे लगता है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान तो हमने यहाँ तक सुना है कि
और पाकिस्तान ने ये ऑप्शन भी दी थी कि आप अमृतसर में ही रहें और सिर्फ मैच खेलने आ जाया करें और वापस चले जाया करें। अब इतनी लीनियंसी जो हमने दिखाई थी तो वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मौक़िफ़ ठीक है, लेकिन वही वाली चीज़ कि द वर्ल्ड इज़ नॉट अ फेयर प्लेस। हमें देखना चाहिए कोई भी फैसला करने से पहले कि हम दूसरे का नुकसान कर रहे हैं तो उसमें अपना कितना नुकसान हो रहा है। वो जो है ना, ईगो की जंग के बजाय अपना नुकसान मिनिमाइज कराने की ज़रूरत है। देखिए इस वक्त पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा वो लेवरेज ले रहा है ना, वो ये ले रहा है कि अगर इंडिया नहीं आएगा, हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे तो हम भी अगले 3 साल न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे जिसका इंडिया को नुकसान होगा। अच्छा, इसकी वजह से हमारा ये ख्याल है कि इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज हैं जिन्होंने टीवी चैनल्स पर और दीगर वेब चैनल्स पर ये मैचेस दिखाने होते हैं। अच्छा, अब वो इसमें कोई शक नहीं कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर होगा भी, लेकिन फिर वही बात है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं वो भी इंडियन ही हैं। इसके अलावा वो जो होता है कि जी प्रमोशन का बहुत, एड्स का, कंपनीज का बहुत प्रेशर होगा क्योंकि वो पाकिस्तान इंडिया के मैचों की रेटिंग बहुत ऊपर होती है। फिर वही बात कि वो जो एड्स हैं, वो जो स्पॉन्सरशिप होनी है, वो भी इंडियन ही कंपनीज ने करनी है। उसकी वजह ये कि देखिए अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसमें सिर्फ एक मुंह भी तो दिखाना है दुनिया को कि भाई हम बिला वजह की एक जिद पर स्पोर्ट्स को हम लेकर आ गए, पॉलिटिक्स के अंदर हम मिक्स कर रहे हैं। जी यकीनन, मैं तो आपको शुरू इस बात से की थी कि मैं पाकिस्तान के मौक़िफ़ के बिल्कुल साथ खड़ा हूँ। मैं तो वैसे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इंडिया कि पर ये हालात प्रेशर नहीं होगा कि उन्होंने दुनिया को मुंह दिखाना है या उन्होंने अपनी साख भी बचानी है इस सिचुएशन को लेकर। देखिए वो वही वाली बात है ना कि ब्लेम करते हैं, इंडियंस ब्लेम करते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो पॉलिटिक्स के फ्रंट पे कुछ गलत कर रहा है इसलिए हम उनका स्पोर्ट्स पे भी बाइकआउट कर रहे हैं। वो मैं आई कैन नॉट से कि इंडिया का क्या डिफेंस है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्रिकेट की हद तक, क्योंकि 8 ममालिक हैं जो मेजरली खेलते हैं, उसमें जो अमीर बोर्ड्स हैं, मतलब लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, उनकी आबादी बड़ी कम है। इंडिया के बाद अगर किसी की आबादी है तो वो पाकिस्तान और बांग्लादेश है, लेकिन वो बोर्ड्स मतलब बेसिकली क्योंकि अवाम इतने अमीर नहीं है, इसलिए स्पॉन्सरशिप सारी इंडिया लेके आता है स्पोर्ट के अंदर। इसी तरह व्यूअरशिप भी सारी इंडिया लेके आता है इस स्पोर्ट के अंदर। तो बस इस स्पोर्ट में जो है ना, क्रिकेट जिसका नाम है, इंडिया की मोनोपोली है। ठीक है असद, अगर ये कैंसिल, ये जो सजेशन है ये बीसीसीआई को एक्सेप्टेबल ना हुई, पाकिस्तान की जो सजेशन है, फिर आगे कैसे बढ़ा जाएगा? आईसीसी पर ठीक ठाक कंट्रोल है, आगे इंडिया ने अहम इवेंट्स हैं वो भी होस्ट करने हैं, फिर जयशाह साहब भी अब बन गए हैं चेयरमैन। आप क्या समझ रहे हैं फिर आगे क्या होगा? देखिए जी, एक तो बात ये है कि इवेंट कैंसिल ऐसे नहीं होते। ये एक नॉर्मल इवेंट नहीं है, ये एक बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये एक ट्राई सीरीज नहीं है, ये एक आईसीसी इवेंट है। तो इसके अंदर तमाम टीमें शरीक जो होना चाह रही हैं उनको होना पड़ेगा, क्योंकि उनके बोर्ड्स जो हैं उनको ये चीज़ खेलनी पड़ेगी। हम अभी तक रिवॉल्व अराउंड कर रहे हैं, ये कोई टूर्नामेंट है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान आपस में खेलने आ रहे हैं, इंडिया यहाँ आ रहा है या पाकिस्तान दुबई जा रहा है या जो भी हो रहा है। दैट इज़ नॉट द केस। ये एक प्रॉपर सीरीज है जिसका हमें होस्ट करने का एक बड़ी देर से, मतलब ऐसे नहीं है कि हमें आज को उन्होंने कह दिया कि चलें आप कर लें, ये बड़ी देर से प्लानिंग होती है। इसके अंदर आपके रिसोर्सेज लगते हैं। यहाँ पे आप कंप्लीट हो चुकी हैं। आज मोहसिन नकवी साहब ने नेशनल जी पूरा गद्दाफी स्टेडियम जो है वो और उसके इर्द गिर्द एडजेसेंट एरियाज जो हैं वो पिछले तकरीबन 6 महीने से सारा खुदा पड़ा है। तो वो सारा खुदा, रिगार्डलेस ऑफ दैट, देखिए ये बात तो तय हो गई कि इसको अब हम दो टूर्नामेंट स्प्लिट कर दिया हमने इस टूर्नामेंट को। एक तो ये है कि सारे मैचेस जो टीमें आ रही है पाकिस्तान, जो आती जाती रहती हैं पाकिस्तान, वो तो खेलेंगे यहीं पे, और सिक्योरिटी मामलात जो हैं वो उस लिहाज से बिल्कुल ठीक है। इंडिया ने पहले ये चीज़ जो शुरू की कि जी हम नहीं आएंगे और हम नहीं खेलेंगे फॉर XYZ रीज़न, जो भी वो कोट करते हैं, उसमें सिक्योरिटी तो कोई एलिमेंट था ही नहीं। ये तो एक सिर्फ क्रिकेट को यूज किया गया है एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके ऊपर बिल्कुल तनकीद होनी चाहिए मौजूदा जो इंडियन हुकूमत है। लेकिन जो अली की बात है मैं उसको सेकंड भी करूंगा कि एंड ऑफ द डे देखें जी, क्रिकेट जो है एक स्पोर्ट तो है, लेकिन स्पोर्ट्स के साथ अटैच्ड होता है बिजनेस। इट इज ट्रीटेड एज स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्समैनशिप, वो तमाम बातें अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बड़ा क्लोज सेकंड या इक्विवेलेंट फैक्टर होता है उससे जितने आप पैसे कमाते हैं। अच्छा, अब उस चीज को मद्देनजर रखते हुए इंडिया जो है उसने जब हमने अनाउंस कर दिया जी हम हाइब्रिड मॉडल पे जा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने थोड़ा चुप हो गए। उन्होंने थोड़ा कंसोलिडेट अपने आप को चुप करके और मजीद डिस्कशन के अंदर चले गए, और अभी तक उनका जो फाइनल वर्डिक्ट है वो आपने जैसे कहा डेडलॉक के अंदर है। अच्छा, वो भी यही सोच रहे होंगे जी कल को हमारे यहाँ जब कोई टूर्नामेंट होगा और पाकिस्तान जो है वो नहीं आएगा
तो हमें भी उसका रेवेन्यू लॉस है। एंड में कहानी सारी ये डल रही है कि सब अपने अपने ना अकाउंटेंट्स को उन्होंने बिठाया हुआ, एक पेंसिल दी हुई है कि यार लिखी जाओ कि कितना कितना नुकसान पोटेंशियली हो सकता है, उस चीज को वो मिटिगेट कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके अंदर आप आ जाए दूसरी चीज पे कि इसमें लॉस किस चीज का है। इसमें लॉस तो इफेक्टिवली गेम का है। आपके ख्याल में आप फैंस को छोड़ दें, जो चाह रहे हैं यहाँ पे इंडियंस आए उनको छोड़ दें, प्लेयर्स देमसेल्व्स, आज का बयान है बहुत बड़े सीनियर क्रिकेटर्स का कि जी इंडियन प्लेयर्स से उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बातें की हैं और उन्होंने ये कहा है जी हमारी तो बहुत ख्वाहिश है कि हम आज तक बहुत ज्यादा टीम इंडियन जो है वो आज तक पाकिस्तान में खेले। इसमें आयरनी ये है कि आपकी जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है जो अभी पाकिस्तान से हारी भी, पाकिस्तान ने थ्रू आउट सबको हराया, इधर आकर वो खेल के चलेंगे, लेकिन जो आपकी दूसरी क्रिकेट टीम देख रहे हैं उसको बेचने से आखिरी बात अगर आप ले लें कि पाकिस्तानी जो ये प्लेयर्स इस वक्त हमारी टीम में हैं, इसमें से खासी तादाद जो है वो इंडिया गए और उन्होंने वहां जाके खेला और हमने बकायदा उसके अंदर शिरकत की। जो जितने इंडियन प्लेयर्स इस टीम के अंदर, उनमें से मेरे ख्याल में कोई भी आज तक पाकिस्तान में आके उसने क्रिकेट नहीं खेली। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि टीम क्या चाह रही है। लेकिन जाहिर है, जैसे अली ने भी फरमाया और मैं उसको अगेन सेकंड करता हूं कि इंडियन बोर्ड बहुत बड़ा हो चुका है, अब तो और बड़ा हो चुका है क्योंकि जयशाह साहब जो है वो आईसीसी के भी लग गए हेड। तो अब सारी कार्ड्स जो है वो भी आपके पास हैं, रेवेन्यू मॉडल्स भी सारे आपके पास है, डिसीजन मेकिंग भी आपके पास है। तो अगेन जैसे अली ने कहा, मैं सिर्फ वो बात करूंगा कि ये एक मोनोपोली है। एग्जैक्टली चले पावर तो उन्होंने फिर भी अपना शो करवा दी है जितनी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनको थोड़े बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए इसको फाइनल करना चाहिए मामला को, और मिक्स नहीं करना चाहिए पॉलिटिक्स के साथ। बाकी हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनके राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा? क्विक टेक एहतशाम साहब। देखिए, हम ना इसमें तो अब दो राय नहीं है। जिस अंदाज से क्रिटिसिज्म उन पे आ रहा है, और मैं तो ये देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो स्पोर्ट्स के ऊपर और क्रिकेट के ऊपर लिखते हैं, बोलते हैं टेलीविजन पे आके, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि ये ज़्यादती की जा रही है और सियासत की जा रही है स्पोर्ट्स के नाम पे। और वो यहाँ तक कुछ लोगों ने कहा कि जी शायद इंडियन जो टॉप के मैनेजमेंट के लोग हैं उन्हें डर है कि पाकिस्तान में खेलने से शायद पाकिस्तान से हारने के बाद बैकलैश आएगा। देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा ना, वो कल का एक स्टेटमेंट है जो किसी मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन या कोई बरतानिया का है, आईसीसी का ऑफिशियल, शायद आपने भी सुना उनको। उन्होंने इस पे जिसको कहना चाहिए बड़ी तनकीद की है कि हिंदुस्तान को कोई जवाज़ नहीं। जी हाँ, मैं नाम भूल रहा हूँ आमना। उन्होंने कहा कि जी इतना बड़ा हिंदुस्तान को दिल होना चाहिए उनके पास, जिसको कहना चाहिए स्पोर्ट्स के बारे में जिस अंदाज से क्रिकेट को वो लेके चल रहे हैं आगे, उनके पास पैसा भी है, सब कुछ भी है, उन्हें सियासत नहीं करनी चाहिए इन पर। देखिए हम ना, अब सवाल तो ये है कि वो कल भी उनके किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया जी पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात की वजह से हम नहीं वहाँ जा सकते, जबकि बाकी टीमें आ रही हैं। भई आपकी सिक्योरिटी क्या है? आप देख लें इस वक्त जो जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और बड़ी बड़ी सारी टीमें आ रही हैं, खेल के चली गई यहाँ से, तो मेरा ख्याल है इनके आर्गूमेंट में कोई जान नहीं है। अगली बात यह है कि जी इसका अब ये भी कहा जा रहा है कि जी इसको आईसीसी को बड़ा नुकसान होगा और फिर आइंदा के लिए। और दूसरी बात है आमना, जो मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि ये इतना बड़ा मेगा इवेंट ये कोई आजकल में तो नहीं अनाउंस हुआ, मेरा ख्याल है 5-6-7 महीने पहले कम से कम अनाउंसमेंट हुई होगी ये पाकिस्तान में होना है। अभी आप देख लें पिछले 2.5-3 हफ्तों से ये मामला चल रहा है कि इंडियन जो है ना, उन्होंने इसकी मुखालफत करना शुरू कर दिया। उससे पहले उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, किसी जगह जिक्र नहीं किया जी कि हम नहीं खेलेंगे वहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से। तो मेरा ख्याल है ये सीधा सीधा एक उनकी हुकूमत का फैसला है। और जब बहुत फंस जाते हैं उनके स्पोर्ट्स बोर्ड, तो वही कहते हैं जी हम क्या करें, हमारी जो है ना वो हुकूमत नहीं मानती इसको। तो मेरा ख्याल है अब पहली दफ़ा हो रहा है कि शायद मेरा ख्याल आईसीसी के बाकी मेंबरान भी दबाव से निकल रहे हैं कि वो एक हिंदुस्तान में बहुत पैसा खर्च किया जाता है, और जो एक ज़माने में जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया फैसला किया करते थे, अब वो अकेला हिंदुस्तान फैसले करता है। तो मेरा ख्याल है डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसको अपनी जिसको कहना चाहिए घर को देखना पड़ेगा। इतनी आसानी के साथ हिंदुस्तान मजा किरकिरा करें। शाह साहब, ये क्लाइमेट हम देख रहे थे, डिप्लोमेसी की बात कर रही थी मरियम नवाज साहिबा, तो अभी ये इनको चाहिए था स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पे भी कुछ ना कुछ सोच लेते, क्योंकि ऐसे तो मामला होते रहेंगे आगे चल के भी इंडिया के साथ। जी हमने, आप मुझसे पूछ रही हैं? जी जी जी। अच्छा, मेरे ख्याल में देखें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हिंदुस्तान का इशू अपनी जगह पे है कि वो क्या चाहता है या हुकूमत क्या चाहती है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट आप देखें पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होगा ना, वो एक कहते हैं प्राइस का हुआ है जिसके ऊपर अरबों खरबों डॉलर्स का जुआ खेला जाता है। तो इतना आसान नहीं है। अब जगह पाकिस्तान ने जैसे 3 शराइत रखी हैं, एक तो वही आईसीसी के मॉडल पे कि जितने मैचेस होंगे हम न्यूट्रल प्लेस पे खेलेंगे। दूसरा जो उन्होंने ऑप्शन शायद एक ये भी दिए कि
इसके बाद जितनी ट्राई सीरीज होगी पाकिस्तान, इंडिया और किसी तीसरे मुल्क के, वो भी जो है ना न्यूट्रल वेन्यू पे होगी। शायद ये बात ही ना मानी जाए। एक पाकिस्तान ने ये भी सजेशन रखी है कि जनाब जो कंपनसेशन होगी वो हमें दी जाएगी, वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड देगा, शायद उसमें बात हो जाए। लेकिन अहम इशू क्या है, पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स को खराब करने और एक्सपोर्ट्स टेररिज्म पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च करने वाला यही इंडिया है। लेकिन वो आपको आइसोलेट कर रहा है इकोनॉमिकली भी, आपके स्पोर्ट्स मैदानों को भी वो ज़ाया कर रहा है, उनको उजाड़ने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट स्टेट वो प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पाकिस्तान ने वो मिथ तोड़ दिया। उस दिन भी हम एक बात कर रहे थे। अब यहाँ देखें बड़े मजे की चीज़, आपकी कबड्डी की टीम तो पाकिस्तान आ सकती है, फुटबॉल की टीम आ सकती है, वॉलीबॉल की आ रही है, आप वहाँ पे जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। क्रिकेट क्यों ऐसा है? देखिए बाकी आप तमाम स्पोर्ट्स में एक्सचेंज हो रहा है, आपकी टीम आ रही है, हमारी टीम भी आ रही है, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। स्पोर्ट्स जो क्रिकेट की है वो सबसे बड़ा इस वक्त जो जुआ है, आपकी जो प्राइवेट क्रिकेट लीग्स हैं उसके अंदर आप देखें कितने बड़े पैसे की इन्वेस्ट। पैसा आया कहाँ से? पैसा आया यहीं से कि आप इसके ऊपर अरबों खरबों डॉलर्स के जुए लगा रहे हैं। खासतौर पर जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैचेस होते हैं। अब मैं आपको एक इनसाइड स्टोरी दूं, पाकिस्तान के अंदर एक बुकी हैं जो कि शायद पाकिस्तान इंडिया मैचेस के ऊपर ये तमाम पैसे लगाते हैं। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बताया कि जब इस वक्त हम देखते हैं कि जब भी अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच पाकिस्तान के अंदर होता है या इंडिया के अंदर होता है, वो खरबों डॉलर्स में जाता है। तो अब मेरे ख्याल में ये मेन इशू उन जुएबाजों का भी है, बहुत से यानी हम देख रहे हैं कि अवामिल जो है उनको देखना होगा। लॉसेस सब एग्जैक्टली। चलें हम अपनी अगली स्टोरी टाइम वक्त कम है, मैं क्विकली अगली स्टोरी की जानिब बढ़ती हूँ। IMF ने विफाक और सूबों में टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इकदाम तेज़ और एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स जो वसूली के लिए सूबाई कानून साजी मुकम्मल करने पर जोर दिया। और हम ये देख रहे हैं कि इसी हवाले से हुकूमत भी काफ़ी एक्टिव है। नेशनल टैक्स काउंसिल ने फैसला किया कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लेजिस्लेशन अमेंडमेंट्स मुतालिका सूबाई असम्बली में पेश की जाएंगी और गुड्स पर GST की नेगेटिव लिस्ट का पहला ड्राफ्ट यकम जनवरी 2025 तक पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए वफाक और सूबों पर मुश्तमिल एग्जीक्यूटिव कमेटी कायम करने का फैसला कर लिया है। अब एक जानिब हुकूमत टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के इकदाम कर रही है, तो दूसरी तरफ टेक्सटाइल और जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है वो टैक्स कम करने पर जोर दे रहा है। पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम की बहाली के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया और अपील की है कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम फाइनेंस एक्ट 2024 से कबल की जो हैसियत थी उसको बहाल किया जाए। अब ये सारी सिचुएशन में क्या होगा और मामला जिस जानिब बढ़ रहे हैं ये एक्सेप्टेबल होगा बाकी जो इसमें जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उनके लिए? एहतशाम साहब। हम ना देखें टेक्सटाइल सेक्टर और जिसको कहना चाहिए सैलरीड क्लास के हवाले से, तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो उनकी डिमांड है एप्टमा की वो पूरी होनी चाहिए कि वो और आप और मैं जो है तकरीबन 40 से 45% हम टैक्स दे रहे हैं। तो लिहाजा उनका तो जनरली एक जिसको कहते हैं शिकायत भी है ना, उनके इसको कहते हैं उनके रिफ़ंड दिए जाते हैं 280 रुपये के, और जो एक इतनी ज़्यादा उन पे टैक्स लगा दिए गया है और आप हम पे लगा दिया गया, ये डेफिनेटली जो है ना उनका ग्रीवेंसेस बिल्कुल ठीक है। देखिए इसमें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के हवाले से हमने अंडरटेकिंग लिख के दिया है कि ये 1 जनवरी 2025 से पाकिस्तान ये वसूल करना शुरू कर देगा और ये तय किया गया था कि जी इसके लिए लेजिस्लेशन होगी। सिर्फ पंजाब ने देखने का आइन साजिश की है इसके ऊपर और फैसला किया कि जी होगा। उसके बाद आप देख लें KP ने इसको कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया लेकिन इसको सूबाई असम्बली ने नहीं किया। बलूचिस्तान ने भी अप्रूव कर दिया हुकूमत ने, लेकिन असम्बली ने नहीं किया। असल मसला जो है ना वो सिंध का है। वैसे तो वो मुंह से कहते हैं हम कर लेंगे, ना तो उनकी काबीना ने मंजूर किया अभी तक, ना ही सिंध असम्बली में केस गया। असल मसला ये है कि हम ना ये पीपल्स पार्टी PMLN की पुरानी लड़ाई है। पीपल्स पार्टी लैंडलॉर्ड्स पे और लैंडेड जेंट्री पे टैक्स नहीं लगाना चाहती। वो हमेशा कहती है कि जी नहीं आप टैक्स लगाते हैं इंडस्ट्री पे लगाएं। नून वाले कहते हैं जी हमने तो बहुत टैक्स दे दिया, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगना चाहिए। देखिए अब जनरली बात जो है वो ये है कि इस वक्त अब हुकूमत की एक रिसर्च स्टडी लेटेस्ट ये कहती है हम ना कि 800 अरब रुपये का पोटेंशियल है इसमें इनकम टैक्स का जो है एग्रीकल्चर का, लेकिन 2.5 बिलियन से ऊपर नहीं जाता। अब सवाल ये कि जी सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो टैक्स नहीं देंगे तो क्या होगा। ये इतना बड़ा आज भी हमारी GDP का 23% है एग्रीकल्चर, तो इन्हें क्यों नहीं टैक्स देना चाहिए? देना चाहिए डेफिनेटली। अब सवाल यह कि जी क्या इतनी आसानी के साथ होगा? मेरा ख्याल है IMF जिस तरह इनके पीछे पड़ा हुआ है इनको डेफिनेटली करना पड़ेगा, अदरवाइज इनका जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल बढ़ता चला जा रहा है वो जिस अंदाज से पहले 5 महीने का रेवेन्यू शॉर्टफॉल बढ़ा है तो बड़ा मुश्किल लेजिस्लेशंस करनी होती है वो हो जाती है, लेकिन उस पर रिएक्शन भी उन्होंने उसको भी गेज करना होगा। असद कितना मुश्किल वक्त होगा आगे हुकूमत को फेस करना पड़ेगा जो इसके बाद में रद्द-ए-अमल आएगा?
जी देखें जी, अब सारे मामला जो हैं वो अगेन जैसे हमने पहले भी शो के ऊपर अभी बात की थी कि जो हमारी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है IMF के साथ 7 बिलियन की, उसकी दूसरी ट्रांच के ऊपर हमें ना मसले मसाइल जो हैं वो नज़र आएंगे और उसके अंदर मसले होंगे। अब उसके अंदर ये एक पहला आप समझ लें या पहला या दूसरा कह लें कि जो उन्होंने चीज़ें जो कही थी करने को वो हम कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ी हम अगर ज़रा चले जाएं एग्रीकल्चर से हट के थोड़ा जी, जो आपका टैक्स कलेक्शन का इस दफ़ा आपका जो एक इनएफिशिएंसी रही है और FPR के ऊपर उन्होंने शॉर्टफॉल है, वो एक बड़ी हिस्टोरिक सी बात है। उसके अंदर IMF ने जो हमारे लिए चीज़ें रखी थी और जो वो चाह रहे थे बड़े मोमेंटम से हम करेंगे, वो हमसे नहीं हो पाया। उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि हम हर चीज़ के अंदर अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि हम जो स्टेप्स लेते हैं ना, वो है जी कि फलानी चीज़ जो है वो लोगों की, इंसानों की बंद कर दें। अब आप इंटरनेट जो है वो बंद करते हैं क्योंकि जी आप VPN यूज़ करते हैं, VPN बंद करते हैं क्योंकि जी आप सोशल मीडिया के ऊपर फलानी चीज़ करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। FPR ने भी यही रूट इख्तियार किया जी कि हम आपके घर के चूल्हे बंद कर देंगे, आपके पानी बंद हो जाएगा, आपके फ़ोन बंद हो जाएंगे, एंड दिस हैज़ बीन हैपनिंग फॉर अ वाइल। और हम भी तब भी इस चीज़ के ऊपर हंसते थे, आज भी इस चीज़ पे हंसते हैं कि इस तरह के इकदाम जो हैं जब आप लेंगे तो फिर अवाम जो है वो तो मज़ीद डिमोटिवेट होगी टैक्स देने के लिए। अच्छा, अगर टैक्स रेट बढ़ाना है तो ठीक है, आप वो चीज़ें ठीक करें जिनके ऊपर असल में ठीक करने की ज़रूरत है। उसके अंदर हेल्थ सेक्टर आ जाए, एजुकेशन सेक्टर आ जाए, आपका थाने का कल्चर आ जाए, आपके कोर्ट कचहरी आ जाए, बाकी वो कर लेना चाहिए। उसके अलावा कोई देयर इज नो अदर वे। तो आपको IMF भी उस तरह बात है। अच्छा, एग्रीकल्चर वाली चीज़ पे आ जाए तो औरंगजेब साहब ने, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ी तनकीद की है सूबों के ऊपर कि जी आपने अभी तक अपने जो चीज़ें थी वो हमें नहीं दी, इसके अंदर रिविजिट करनी है और वो सूबों नहीं देनी है। बट वाई नॉट? अच्छा, सूबों के ऊपर फिर अब इसका मतलब है फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बैठ के वॉच डॉग भी प्ले करे, वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मुज़ाकरात बरी के IMF से। सो ये बड़ी एक खिचड़ी है और इसके अंदर आप देखिए सेकंड ट्रांच जो है वो फर्स्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं अगले पैनलिस्ट की जाने बढ़ती हूँ, वक्त की कमी है थोड़ी। अली, बताइएगा आप किस तरह से देख रहे हैं अब ये एग्रीकल्चर टैक्स वाला जो मामला है? इस पे तो किसान पहले से ही हम देख रहे हैं कि वो शिकायत कुना भी नजर आ रहे हैं, ऑलरेडी परेशान है। फिर उसके बाद टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, उनके भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए, जो टैक्स है ना वो खाली आप किसी को सजा दे के नहीं ले सकते, सर्विस डिलीवरी वाला मामला होता है। इन शॉर्ट ये कि जिस तरह से असद बात कर रहे थे कि अब ये तो चले चिकन और एग वाली सिचुएशन हो गई ना, कि सरकार कहती है पहले टैक्स दें फिर हम आपके एजुकेशन और अस्पताल और सड़कें ठीक करेंगे, आप कहते हो पहले वो ठीक करें फिर हम आपको टैक्स देंगे, इसको तो आप साइड पे कर दें। बात यह है कि थाना कल्चर और अदालत जब तक ठीक नहीं होंगे ना, लोग टैक्स नहीं देंगे। अभी आप अगर आपका टेनेंट तंग करे तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, आपका मालिक मकान तंग करे आप तब भी कुछ नहीं कर सकते। कोई रियासत आपको आपके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने नहीं आ रही। ये जब FBR कहती है आपको और मुझे कि जी अब के बार हम आपको नहीं छोड़ेंगे, बहुत सख्ती करेंगे, आप अपना टैक्स फाइल करें, यहाँ आपने जो टैक्स फाइल किया है वो बिल्कुल ठीक करें, उसमें कोई गलत बयानी ना करें, तो वो जब कहते हैं हम सख्ती करेंगे तो क्या करेंगे? गोलियां मार देंगे, जाहिर है अदालत ही लेके जाएंगे ना। तो जब सब लोगों को पता है कि अदालत जाके हम 5 साल तो केस वैसे ही घसीट लेंगे, फिर देखेंगे एंड में जो जुर्माना बनता हुआ उसका क्या करना है, तो फिर इस तरह से तो कोई नहीं ना चलेगा। और अगेन आपकी पुलिस जो है, आपकी अदलिया जो है, इनकी तो तनख्वाहें टाइम पे जा रही है ना, इनके तो किसी की तनख्वाह कभी लेट नहीं हुई। तो ये कल्चर ठीक करना पड़ेगा, वरना तनख्वाहों में इजाफे हो रहे हैं। बल्कि पंजाब कैबिनेट ने जो अरकान सूबाई असम्बली उनकी तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी भी दे दी है। अब बिल आगे जाएगा, देखेगी। शाह साहब, एक जानिब हालात बड़े ख़राब हैं, अवाम पर हर शोबे पर टैक्स लग रहा है, दूसरी जानिब अपनी तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं। देखिए आमना, मेरे ख्याल में देखें आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि जो लोग बेचारे इस मुल्क के अंदर खुद कमाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, चले हम एग्रीकल्चर या जो ज़मींदार तबका है उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, क्या आप इन बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से टैक्स ले लेंगे? बहुत मुश्किल बात है। और जो इस वक्त आप देखें जो फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस आती है, अगर आप गंदम देखें उसका रेट मुकर्रर नहीं है, आप फल देखें उसका रेट मुकर्रर नहीं है, औने पौने दामों जो आड़ती हैं वो इन किसानों और जो ज़मींदार तबका है उसको लूटते रहते हैं। आप बड़े जो लैंडलॉर्ड्स की बात हम नहीं करते कि जिसकी शुगर मिलें भी हैं और साथ साथ वो बड़े बड़े अरबों जरीबों के हिसाब से ज़मीनें भी हैं, लेकिन देखिए ये एक बड़ी इफेक्टिव चीज़ अगर FBR वाकई इन गुड फेथ करना चाहता है तो मैकेनिज्म में भी देखना हो जाएगा। हमें एक स्लैब मुकर्रर करना होगा कि किस लेवल के ऊपर आप जो है एग्रीकल्चर टैक्स नाफिज करना चाहते हैं, छोटे काश्तकार के ऊपर, दरमियाने काश्तकार के ऊपर या बड़े काश्तकार के ऊपर। क्योंकि मेरे ख्याल में जो कमोडिटी आती है वो ऑलरेडी
जो किसान होता है उसको तो मिलता ही कुछ नहीं है। मतलब अगर 1 रुपए पे वो चीज़ मिलता है तो मार्केट में आगे अगर 50 रुपए की बिकती है तो 49 रुपए दरमियान वाला जो प्लेयर है और खास तौर से जो रिटेलर है वो कमा रहा होता है। आप अगर जनरली देखें, आप किसी भी सर्वे करवा के देख लें, अभी आप लोगों ने कुछ फार ऑफ एरियाज मैंने सुना अपर दीर लोअर दीर में दरख्त गिनने शुरू कर दिए, जो लोकल असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, अब वो एक कन्वे कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों की जमीनों पे दरख्त है हम इनके ऊपर भी टैक्स लगाएंगे। लेकिन फिर इसके बदले हुकूमत दे क्या रही है? क्या पानी का निज़ाम आपका मौजूद है, नहरी निज़ाम मौजूद है, आप बाकायदा कोई एक मैकेनिज्म देते हैं, आप कोई किसी वक्त जब डिजास्टर होता है तो क्या आप उनको कोई हेल्प आउट करते हैं? उन बेचारों को तो गरीबों के हिसाब से ज़मीन ज़ाया होती है, आप उनको कहते हैं 1-1 लाख रुपए ले लें। देखिए मैं बिल्कुल इस हक में हूँ। अब एहतशाम साहब फिर कहेंगे कि शायद मैं मुखालफत करूँ, एग्रीकल्चर क्या कि आप हर उस तबके को टैक्स करें जो टैक्स नहीं दे रहा। लेकिन आप मुझे बताएं अशराफिया खुद कितने % टैक्स दे रहा है? कुछ भी नहीं दे रहा। आप अपने इस वक्त आपकी जो रूलिंग इलीट है आप उनके टैक्सेस देख लें, सिवाय इसके कि मैं एग्री करता हूं टैक्सेस का रिटर्न उनका जब देखिए वो क्या देते हैं। एहतशाम साहब 17 बिलियन डॉलर की अशराफिया जो कंसेशन ले रहा है नहीं लेनी चाहिए, वापस लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। देखिए अब ये चीज़ है कि आपने मैकेनाइज करना है। अब आप हर चीज़ जो है ना वो IMF पे डाल रहे हैं कि कर्जा इसलिए मिल रहा है कि वो ये मांग रहे हैं, लेकिन आप जो आपकी जो ब्यूरोक्रेसी, आपका जो पार्लियामेंट, आपके जो लोग जो गेम करते हैं ना गरीबों की मजीद उनका खून चूसने के लिए, ये एक बड़ी खतरनाक चीज़ है मेरे ख्याल में। देखिए इफेक्टिवली हमने अगर एक टैक्स सिस्टम को इम्प्रूव करना है तो आपने इसको एक ऐसे उस तक लेवल तक लेके जाना है जिसके अंदर जो बाकी टैक्स देने वाले लोग हैं वो टैक्स दें, टैक्स इवेजन ना करें, टैक्स एग्जेम्पशंस ना लें, टैक्स माफिया ना करवाएं। ये बड़ा अहम चीज़ है। एग्जैक्टली अपने कन्वीनियंस और अपने इंटरेस्ट से बालातर होकर हमें सोचना पड़ेगा कि जब IMF की जो हम शराइत बाय करने की बात करते हैं, जब भी हम गरीबों पर बोझ डालते हैं, हमारे पास बड़ी अच्छी एक दलील होती है कि जी IMF की जानिब से कहा गया। IMF ने तो यूनिफॉर्मली हर एक पर टैक्स लगाने के लिए कहा गया। और वो आपकी जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट भी बात कर रहे थे कि आपकी अशराफिया अगर वो 5% अशराफिया जो हमारे मुल्क में है वो टैक्स पे कर दे तो आपको ये जो कर्जे हैं इनकी भी ज़रूरत ना पड़े। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। आपसे कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।